रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिकल केमिस्ट्री 3162 की एक ऑनलाइन क्लास हमारी जिसमें हम वोल्टेमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलिसिस वोल्टेमेट्री को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या होती है, क्योंकि जो अभी तक हमने डिस्कस किया है पोटेंशियोमेट्री के अंदर, तो पोटेंशियोमेट्री बेसिकली हमारे पास गैल्वानिक सेल से बिलोंग करती है, जिसके अंदर हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन की वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है और उस पोटेंशियल को हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। बेसिकली गैल्वानिक सेल के अंदर करंट भी इसी वजह से जनरेट हो रहा होता है। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, तो ये बात आपको हमेशा जहन में रखनी है कि जो नर्स इक्वेशन है, वो नर्स इक्वेशन बेसिकली क्या कर रही होती है। नर्स इक्वेशन आपका जो भी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोड जो भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोड किसी सॉलिड इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मौजूद है, तो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वो पोटेंशियल रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंपोजिशन के ऊपर। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंपोजिशन बेसिकली क्या होती है, दैट इज़ अ रिडॉक्स कपल। या तो कोई ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी या रिड्यूस फॉर्म होगी, या ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म दोनों अवेलेबल हो सकती हैं, जो कि क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल डेवलप कर रही हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था पोटेंशियोमेट्री में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन हमें मौजूद होती है, मालूम होती है। उस इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन की वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल डेवलप होता है और उसकी वजह से करंट भी जनरेट हो सकता है। और पोटेंशियोमेट्री में बेसिकली करंट जनरेट नहीं होता, हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल मेजर करते हैं और हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं या हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या है। जब हम आते हैं वोल्टामेट्री में, तो यहाँ पे भी वही नर्स इक्वेशन इस्तेमाल हो रही है, वही कंडीशंस हैं, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, बजाय इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर हम कंसीडर करें इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल डेवलप होने के, हम इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल को इंड्यूस कर रहे होते हैं। इंड्यूस का मतलब है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है, वो पोटेंशियल हमने किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई के ज़रिए से उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंपोजिशन एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कोरिलेट कर रही हैं बाय द हेल्प ऑफ द नर्स इक्वेशन। अब अगर हमने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज कर दिया है, तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के मुताबिक इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंपोजिशन होनी चाहिए। अब अगर मैंने इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर जो भी स्पीशी मौजूद है, रिडॉक्स स्पीशी मौजूद है, अगर वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद है और ऑक्सीडाइज फॉर्म उस पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी हमारी रिडॉक्स स्पीशी है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं दो सेल हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसके अंदर कॉपर और जिंक का आपको नज़र आ रहा है। कॉपर कैथोड है, जिंक एनोड है। क्यों? क्योंकि कॉपर का अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मोर पॉजिटिव है। जिंक का अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, कम होता है। तो जब कॉपर और जिंक को हम किसी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट करते हैं, तो अल्टीमेटली जो जिंक मेटल है, मेटेलिक स्टेट वाला, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कन्वर्ट होता है जिंक आयन में। इलेक्ट्रॉन आपके एक्सटर्नल सर्किट में से मूव आउट कर रहे होते हैं और जाते हैं कहाँ पर, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास। कॉपर इलेक्ट्रोड अगर मेटेलिक स्टेट की बात की जाए, तो मेटेलिक स्टेट को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कॉपर आयंस मौजूद हैं, वो कॉपर आयंस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और ये हमारा क्या है, गैल्वानिक सेल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसी के फर्दर अपोजिट में चले जाएं। अब अगर हम क्या करें, खुद से पोटेंशियल जनरेट हो रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव, अब हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल पावर सप्लाई डीसी रिसोर्स के ज़रिए से कॉपर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया और जिंक को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये रिएक्शन इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर के हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है। अब कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, वो इलेक्ट्रॉन आपके एक्सटर्नल सर्किट में से मूव करके जाएंगे जिंक इलेक्ट्रोड के पास। जिंक इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, तो जो जिंक आयन है, वो जिंक
आयन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जिंक मेटल में कन्वर्ट हो रहे होंगे। सो ये एक रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस हो रहा है। आप कॉपर को जिंक के साथ कनेक्ट कर दें, जिंक के सोल्यूशन में और कॉपर के सोल्यूशन के अंदर, बीच में इनके सॉल्ट ब्रिज मौजूद हो सकता है। तो अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फ्लो कर रहे होंगे। अगर हम क्या करें, इसमें एक पावर सप्लाई लगा दें, बैटरी लगा दें, तो क्या होगा, ये रिएक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा, इंड्यूस रिएक्शन कहलाएगा, और ये सेल क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। ठीक है, तो वोल्टामेट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट इज़ कि आपको लाजमी है कि आपने पोटेंशियल अप्लाई करना है। जब हम इलेक्ट्रोड टू पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उस पोटेंशियल की रिस्पेक्ट से, पोटेंशियल की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा, तो करंट हमारे सिस्टम में फ़्लो करेगा। ठीक है, अब जब सिस्टम में से करंट फ्लो करता है तो कुछ कंडीशंस और हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में करंट या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर हमारे पास किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे फिलहाल तो 2 इलेक्ट्रोड असेंबली है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया हुआ है। कैथोड है हमारे पास कॉपर का, जिसके ऊपर रिडक्शन होनी है। प्लैटिनम का एक हमारे पास यहाँ पे एनोड मौजूद है। वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, और आपको पता है वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें से करंट पास नहीं होता, तो इसीलिए उसके पैरेलल में पावर सप्लाई और एमीटर मौजूद है। तो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, पावर सप्लाई और एमीटर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लैटिनम एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो हमारा है वाटर का। वाटर बेसिकली क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस कन्वर्जन की रिएक्शन आपको एनोड पे नज़र आ रहा है। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, कॉपर आयन जो कि सोल्यूशन में मौजूद है। कॉपर सल्फेट का अगर हम सोल्यूशन लेते हैं तो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर आयन मौजूद होंगे, और सल्फेट आयन जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो सकता, तो वहाँ पे अल्टीमेटली सेकंड रिएक्शन जो है आपका, काउंटर रिएक्शन जो है वो वाटर का है। वाटर की आपके पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर हमें कॉपर की रिडक्शन करवानी है, कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एज एनोड, कॉपर इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड। कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी इस रिएक्शन की वजह से। कैथोड में पे क्या हो रहा है, जो कॉपर आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद थे वो कॉपर आयन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। कॉपर मेटल में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएंगे, बेसिकली इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, जो वाटर हमारे सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर, वो वाटर ऑक्सीजन गैस के अंदर और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन इनका नेट रिएक्शन मौजूद है। अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की रिस्पेक्ट से, इलेक्ट्रोलिसिस अगेन मैंने कहा डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंपोजिशन पे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल। अब अगर हमें ये मालूम करना है कि हम कितना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो अगेन कंडीशन वही है, नर्स इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, पोटेंशियल इस्तेमाल करना है, हमें कैथोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और हमें एनोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वो पोटेंशियल जो कि ओरिजिनल कंपोजिशन की वजह से जनरेट हुआ है। अब इलेक्ट्रोलिसिस करवानी होगी तो क्या करना होगा, हमें उतनी ही पावर सप्लाई उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा पावर सप्लाई मतलब उससे ज़्यादा पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कंपोजिशन देख लें। कॉपर की सोल्यूशन की कंपोजिशन आपके पास 0.2 मोलर है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की रिस्पेक्ट से किसी भी एसिड की वजह से हमने मेंटेन की है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर क्यों, क्योंकि हमारे पास एक गैस जनरेट हो रही है और गैस की कंसंट्रेशन नहीं बल्कि प्रेशर मेजर किया जा रहा होता है। एनोड के ऊपर जो गैस का प्रेशर हमारे पास जनरेट हो रहा है वो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है, जो कि ऑक्सीजन की एवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। सेल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में से कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कंडक्टिव नहीं होता, तो इस सेल की भी अपनी कोई रेजिस्टेंस होगी। किसी भी सिस्टम में से कोई चीज़ पास होती है, करंट पास होता है तो उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो सेल की जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओहम है। पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, कि अगर हम इस सेल को जनरेट करते हैं तो हमें कितना पोटेंशियल, कितना मिनिमम पोटेंशियल देना है ताकि कॉपर एज अ कैथोड एक्ट करे और प्लैटिनम एज अ एनोड एक्ट करे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। हमें पता है कॉपर की रिडक्शन हो रही है, जो नर्स इक्वेशन की रिस्पेक्ट से हमें पता है कॉपर के लिए, कॉपर का अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या है 0.339।
ठीक है। 0.339 नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल आपने पहले लिखना है कैथोड का। कैथोड में क्या है, ई नॉट माइनस 0.05916 डिवाइडेड बाई 2 क्यों, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लॉग ऑफ 1 आवर कॉपर रिड्यूस्ड आवर ऑक्सीडाइज होता है। आप इक्वेशन ऊपर देख सकते हो, इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि कॉपर मेटेलिक स्टेट के अंदर जो है सॉलिड स्टेट के अंदर और सॉलिड स्टेट के अंदर और मेटेलिक स्टेट के अंदर एक्टिविटी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। सो ऊपर आ गया 1 और नीचे कॉपर आयन की कंसनट्रेशन, क्योंकि कॉपर आयन की कंसनट्रेशन जो भी कंसनट्रेशन होगी उसी को अगर हम एक्टिविटी कंसीडर करें तो हम वो लिख सकते हैं। फिर माइनस ये जो नेगेटिव आयन साइन है ये फॉर्मूले का है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट अगेन है, अगेन कर्ली ब्रैकेट के बाद हमके पास क्या है, एनोड के ऊपर वाटर है। ठीक है, वाटर की जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका जो अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट की वैल्यू है वो है 1.229। ठीक है, आपको खुद भी नज़र आ रहा है कि 1.229 मोर पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। इसका मतलब है कि अगर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर माइनस 0.05916 वही हमारे पास आ गया। डिवीजन में 2 हमारे पास है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं वाटर के भी। और फिर लॉग ऑफ, अब यहाँ पे क्या आता है, हम अगर नर्स इक्वेशन के रिस्पेक्ट से कंसीडर करें, नर्स इक्वेशन जब भी लिखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ द रिडक्शन लिखी जाती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन, दैट इज़ अगर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वाटर बनाएगी तो हमारे पास क्या होगा, वाटर प्रोडक्ट पे आएगा और रिएक्टेंट में आपके पास ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिए हैं 0.05916 के नीचे। लॉग 1 क्यों, वाटर की एक्टिविटी 1 होती है, वाटर प्रोडक्ट में है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस वो नीचे है। एंड हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ स्टीशियोमेट्री 2 है तो वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों नर्स इक्वेशन लिखी। नर्स इक्वेशन लिखनी वैसे आप लोगों को आती है और हमने कई दफ़ा इसको डिस्कस भी किया है। ठीक है, और नर्स इक्वेशन के लिए आपको मालूम है कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन इक्वेशन ले रहे होते हैं। फिर आपके पास क्या आया, आपने इसके अंदर वैल्यूज़ प्लेस की जो कि अकॉर्डिंगली कंपोजिशन दी हुई थी। कॉपर आयन की कंसनट्रेशन 0.2 थी। प्रेशर हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का जो था वो 1 था, 1 की पावर हाफ है क्योंकि स्टीशियोमेट्री आपको नज़र आ रही है हाफ है। और जो आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन थी वो 1 थी, वो प्लेस की। एंड प्लेस करने के बाद आपके पास जो पोटेंशियल आया है इसके पास ओवरऑल सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आया है -0.911। दैट इज़ कि अगर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की बात की जाए तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के लिए आप चाहते हैं कि कॉपर एज अ कैथोड एक्ट करे, प्लाटिनम एज एन एनोड एक्ट करे, तो आपको मिनिमम पोटेंशियल जो देना है वो 0.911 पोटेंशियल देना है। और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर ये गैल्वानिक सेल होता तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आता। तो नॉर्मली पोटेंशियोमेट्री में भी हम ये वाली कैलकुलेशन कई दफ़ा कर चुके हैं। तो पोटेंशियोमेट्री में जब भी पोटेंशियल आता है आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ आता है। जब नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होगा। अब अगर हमने -0.911 पोटेंशियल अप्लाई कर दिया कैथोड और एनोड के ऊपर, तो क्या हमारे सिस्टम में से करंट पास होगा, क्या हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रोलिसिस होगी, क्या कॉपर की रिडक्शन हो सकेगी? तो उसका आंसर है नहीं। ये इतना मिनिमम पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम करंट की बात करें तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें थोड़ा सा पोटेंशियल और अप्लाई करना पड़ता है। वो 3 तरह के पोटेंशियल हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन अकाउंट लेना पड़ेगा। नंबर 1 एक हमारे पास है आवर पोटेंशियल। आवर पोटेंशियल क्या है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए अपनी एक समटाइम एक्टिवेशन एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। और एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो उस प्रोसीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। सो वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो कि एनालाइट की या कह सकते हैं हमारी रिडॉक्स स्पीशीज की एक्टिवेशन को ओवरकम करने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा होता है। ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मोर पॉजिटिव या मोर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसीड कर सके। वो हमारा क्या कहलाता है, आवर पोटेंशियल। आवर पोटेंशियल बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम गैसेस के लिए होता है कि अगर हम करंट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो करंट इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ज़्यादा, जितना पोटेंशियल हमें लग रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, ओमिक पोटेंशियल। हमने जब कंपोजिशन को डिस्कस किया था, कंपोजिशन ने बताया था कि हमारे पास इस जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी रेजिस्टेंस भी होती है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रेजिस्टेंस आपको ओम्स लॉ याद है, V = IR, दैट इज़ पोटेंशियल
और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा होता है वो क्या कहलाता है, ओहमिक पोटेंशियल। इसको सम टाइम हम IR भी कहते हैं, IR ड्रॉप भी कह रहे होते हैं कि जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, हम पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करते हैं लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसको हम IR ड्रॉप भी सम टाइम कह रहे होते हैं। फिर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। अब ये जितने भी फिनोमेना हैं हमने पोटेंशियोमीट्री में कंसीडर किया, वोल्टामीट्री में कंसीडर किया। इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन, इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर जो कंपोजिशन है उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कहाँ से होगी, इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर। बिल्कुल इलेक्ट्रोड के नियर अराउंड में जो हमारे पास आयंस मौजूद हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर फ़ौरन से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। जैसे कॉपर की बात की जाए तो कॉपर आयन जो कॉपर इलेक्ट्रोड के आसपास थे वो क्या करेंगे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रोड सरफेस पे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है तो बाकी सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन हमारी अभी उतनी तेज़ी से कम नहीं हुई, ओवरऑल कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रोड सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। इलेक्ट्रोड सरफेस पे कंसंट्रेशन कम होने की वजह से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन कहलाता है कि हमारे इलेक्ट्रोड सरफेस की कंपोजिशन और हमारी बाकी की जो बल्क सोल्यूशन है, बाकी का ओवरऑल सोल्यूशन है, उसकी कंपोजिशन एक दूसरे से क्या हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है। तो अब जब हम इन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे होते हैं कि हमें जितना पोटेंशियल चाहिए, हमें एक तो रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करना है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी को भी ओवरकम करना है, तो इस वजह से अब जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो पोटेंशियल क्या होगा, वो पोटेंशियल हमारे पास मोर नेगेटिव होता है एज रिक्वायर्ड। जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल था, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कैथोड और एनोड का डिफरेंस था। लेकिन अगर हम रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो उसके अंदर जो पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल होता है उसमें दो टर्म्स और शामिल हो जाती हैं। एक IR ड्रॉप जो कि हम ओमिक पोटेंशियल कह रहे हैं और एक हमारे पास आवर पोटेंशियल। और जो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन है वो कैथोड और एनोड दोनों की टर्म्स के अंदर क्या होंगी, शामिल होंगी। ठीक है, सो अगर हम कंसंट्रेशन पोलराइजेशन को कंसीडर करें तो वो कैथोड और एनोड दोनों में शामिल है। तो अभी जो हमने कंसंट्रेशन या पोटेंशियल कैलकुलेट किया था वो था हमारे पास 0.91। तो 0.91 नेगेटिव 0.91 दैट इज़ कि अगर हम ये पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो हमारे सिस्टम में से करंट पास नहीं होगा। हमें करंट पास करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। तो तकरीबन -2.5 वोल्ट अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर 1.5 एम्पेयर का करंट सिस्टम में आ रहा होगा। ठीक है, ये बेसिकली सारी चीज़ें थी अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस।